वैसे तो देश और दुनिया की कई सच्ची घटनाओं पर आधारित किस्से और कहानियां हमने कई सुनाया है आपको वीडियो के माध्यम से, लेकिन आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूं दरअसल उन सब से बहुत अलग होती है। साल 2020 में जब देश में कोरोना के कारण से पूरी देश और दुनिया के भीतर जब लॉकडाउन लग गया था, हर व्यक्ति अपने आप को घरों के भीतर सुरक्षित कर लिया था। लेकिन जो लोग रोजगार की तलाश में शहर गए हुए थे, वे लोग मुसीबत में फंस जाते हैं। वे सब के सब जब अपने घरों के लिए शहर से रवाना होते हैं, कुछ लोगों की तो रास्ते में ही मौत हो जाती है, लेकिन वहीं कुछ लोग बहुत ही मुश्किल से अपने सफर को तय करते हैं। उसी दौरान दो लोग भी ट्रेन के माध्यम से अपने घर के लिए निकल रहे थे, जिसके भीतर एक महिला होती है और एक पुरुष होती है। ट्रेन के एक ही सीट के ऊपर जब दोनों बैठे होते हैं, हालांकि दोनों एक दूसरे से अनजान तो होते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं, जैसे अक्सर सफर के दौरान होता है। जब दोनों एक दूसरे से बातचीत करता है तो कहीं ना कहीं दोनों की बातें एक दूसरे को पसंद आ जाती है, जिसके कारण से दोनों के बीच में दोस्ती हो जाती है। जब दोनों के बीच में दोस्ती हो जाती है, उसके बाद अक्सर फोन कॉल के जरिए एक दूसरे से बातचीत भी करने लगते हैं। बातचीत का सिलसिला जब एक बार शुरू हो जाता है, करीब करीब 3 वर्षों तक चलता है। लेकिन 3 सालों बाद इस दोस्ती का अंत कुछ इस तरीके से हो जाएगा, शायद किसी ने इस बात का कल्पना नहीं किया होगा। सच में दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको बता रहा हूं, दरअसल ये आपको भी कहीं ना कहीं हैरान और परेशान कर देगी। नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं स्टडी सफर तक। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, इसमें कुछ भी खर्च नहीं होता है, हमारा हौसला बढ़ता रहेगा। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको बता रहा हूँ, ये होता है महाराष्ट्र का मुंबई शहर का। मुंबई के एक इलाका पड़ता है कुर्ला, और इसी कुर्ला के एक क्षेत्र के भीतर मेट्रो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है। मैं आपसे बात कर रहा हूं 19 नवंबर 2023 की सुबह के समय की। मेट्रो कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर जब सुबह सुबह मजदूर काम करने के लिए पहुंचते हैं, तो वहां पर देखते हैं कि बैरिकेड के पास में एक सूटकेस पड़ा हुआ है। हालांकि वो जो मजदूर होते हैं वो काफी समझदारी से अगला कदम उठाते हैं, उस सूटकेस को खोलते नहीं है, बल्कि इस बात की जानकारी नजदीकी पुलिस स्टेशन में देते हैं। इधर जैसे पुलिस वालों को इस बात की खबर मिलती है, पुलिस अपने टीम के साथ उस घटना स्थल पर पहुंच जाती है। लेकिन वही पुलिस जब उस सूटकेस को खोलती है, ओपन करती है, तो उसके अंदर का भीतर का नजारा देख हर कोई घबरा सा जाता है। दरअसल उस सूटकेस के भीतर कुछ कपड़े के साथ साथ जो है एक महिला की लाश पड़ी होती है उस सूटकेस में, जिसकी उम्र करीब करीब बताया जाता है 25 से 26 वर्ष होगी। पुलिस जब उस लाश को चेक करती है तो पता चलता है कि उसके शरीर के ऊपर कोई चोट या घाव का निशान भी नहीं है। तो पुलिस प्रशासन जब उस महिला के बारे में वहां पे आसपास के लोग जो मौजूद होते हैं उससे जब पूछताछ करते हैं, कोई भी व्यक्ति उस लाश की पहचान नहीं कर पाता है। इसीलिए पुलिस प्रशासन सबसे पहले लाश को अपने कब्जे में लेकर के उसको पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज देती है। लेकिन वही पुलिस के सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि जब तक मरने वाली महिला की पहचान न हो जाता है, पुलिस इस केस में कुछ भी जांच पड़ताल में आगे नहीं बढ़ सकती थी। इस आखिरकार महिला की जब लाश की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह बात साफ साफ खुलासा हो जाता है कि उसकी गला दबा करके हत्या कर दी गई है। जैसे इस तरह की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस वालों को मिल जाता है, पुलिस इस केस को सॉल्व करने के लिए उस महिला की लाश का एक फोटो खींच करके सोशल मीडिया पे पोस्ट कर देती है। अब जैसे ही पोस्ट होता है सोशल मीडिया पे फोटो, करीब करीब 3-4 घंटों के भीतर एक महिला थाने आ जाती है और पुलिस वालों को बताती है कि साहब, मरने वाली महिला कोई और नहीं बल्कि मेरी ही छोटी बहन है, जिसका नाम होता है प्रतिमा पाल। प्रतिमा, जो कि धारावी, मुंबई के धारावी इलाके की रहने वाली होती है। महिला बताती है कि साहब, प्रतिमा लोगों के घरों में झाड़ू पोछा का काम करती थी। पुलिस जब उस महिला से प्रतिमा की हत्या के बारे में पूछताछ करती है तो महिला बताती है, साहब मुझे ये तो नहीं पता कि प्रतिमा की हत्या किसने किया है, क्यों किया है, लेकिन मेरी बहन धारावी के भीतर अपने पति मनोज वारला के साथ रहा करती थी। पुलिस जब मनोज के बारे में पता करती है तो महिला बताती है कि साहब, मैं मनोज के बारे में बहुत ज्यादा तो नहीं जानती हूँ, क्योंकि मनोज मेरी बहन के साथ पिछले करीब 1 महीने से ही रह रहा था। हालांकि जब प्रतिमा की पहचान हो जाती है, पुलिस अब धारावी के उसका जो रहती थी उस जगह का एड्रेस लेती है और प्रतिमा के खोले पे जाती है। अब वहां पर जाने के बाद देखती है कि प्रतिमा के घर पे गेट पे ताला लगा हुआ है। पुलिस जब आसपास के लोगों से प्रतिमा के पति मनोज के बारे में पूछताछ करती है तो आसपास के लोग कहते हैं कि साहब, मनोज ने प्रतिमा से शादी नहीं किया था, दरअसल 1 महीना से ही उसके साथ लिव इन रिलेशन में रह रहा था। अब पुलिस जब मनोज के बारे में पूछताछ करती है तो आसपास के लोग बताते हैं कि साहब, करीब 18 नंबर का समय था, मनोज यहाँ पे लास्ट टाइम दिखाई पड़ा था, लेकिन जाते समय मैं एक बात बोला था कि मैं अपने गांव लौट रहा हूँ क्योंकि मेरी बहन की तबीयत बहुत खराब होती है।
पुलिस जब मनोज के गांव के बारे में पता करती है तो एक पड़ोसी का कहना होता है साहब मनोज ओडिशा का रहने वाला होता है। जैसे ही ओडिशा का वो एड्रेस बताता है तब जाकर के पुलिस को पता चलता है कि दरअसल प्रतिमा भी ओडिशा शहर की ही रहने वाली होती है। अब पुलिस प्रशासन जब वहां के आसपास के सीसीटीवी फुटेज को चेक करती है तो पता चलता है कि सुबह करीब 10 बजे के आसपास मनोज एक ऑटो रिक्शा के भीतर बैठ करके जाते हुए दिखाई देता है। अब पुलिस प्रशासन जब उस ऑटो रिक्शा का नंबर नोट करवाती है, उससे बात करने की कोशिश करती है, जब वो ऑटो रिक्शा के ड्राइवर से बात करती है, पूछताछ करती है, तब ऑटो रिक्शा वाला बताता है साहब मैंने उसको रेलवे स्टेशन पे छोड़ा है। पुलिस अपनी टीम के साथ रेलवे स्टेशन पे पहुंच जाती है, जहां पर एक व्यक्ति काफी घबराया हुआ चिंतित नजर आता है। इधर पुलिस को मनोज का एक फोटो भी मिल चुका था तब तक। अब पुलिस जब उस फोटो को लेकर के कुछ व्यक्ति की तरफ देखता है ना, अब फोटो उस व्यक्ति से मैच कर जाता है। दरअसल वो कोई और नहीं बल्कि मनोज ही होता है। इधर मनोज जब अपने सामने पुलिस वालों को देख लेता है, वहां पर से वो भागने की प्रयास करता है, लेकिन इससे पहले कि मनोज वहां से भाग पाता, पुलिस मनोज को धर पकड़ती है। अब फिर उसे अपने कस्टडी में लेकर के थाने आ जाती है। जैसे मनोज को गिरफ्तार कर थाने लाती है पुलिस, अब मनोज से उसकी पत्नी प्रतिमा के बारे हत्या जो होती है उसकी पूछताछ करने लगती है। मनोज तो इधर उधर की बातें पुलिस से करती है, लेकिन जैसे पुलिस अपनी सख्ती दबाव दिखाती है मनोज के सामने, आखिरकार मनोज अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है। लेकिन मनोज जब इस हत्याकांड की पूरी कहानी अपनी जुबानी बताता है तो सच में इसको सुनने के बाद खुद प्रतिमा की बहन को भी अपने कानों पे विश्वास ही नहीं होता है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है साल 2020 के भीतर, जब पूरे देश दुनिया के भीतर लॉकडाउन लग जाता है। इधर मुंबई शहर के भीतर भी प्रतिमा का काम ठप हो जाता है, इसीलिए प्रतिमा कुछ दिनों के लिए जो है अपने घर के लिए रवाना हो जाती है। अब प्रतिमा जो कि ओडिशा शहर के रहने वाली होती है, इसीलिए मुंबई से ट्रेन पकड़ लेती है, लेकिन जिस ट्रेन के भीतर वो चढ़ती है उसी के सीट के ऊपर आकर के मनोज बैठ जाता है। मनोज भी उस समय मुंबई के भीतर ही रह करके नौकरी कर रहा था। एक ही सीट के ऊपर जब दोनों की मुलाकात होती है, मनोज और प्रतिमा एक दूसरे से आपस में बातचीत करते हैं, जिससे ये पता चलता है कि दोनों ओडिशा शहर के ही रहने वाले होते हैं। हालांकि दोनों का गांव ओडिशा शहर के अलग अलग गांव होते हैं, लेकिन जब दोनों को पता चलता है एक ही देश प्रदेश का रहने वाला है, मनोज और प्रतिमा एक दूसरे से बहुत गहरी बातें करने लगते हैं। प्रतिमा बताती है कि मैं मुंबई शहर में लोगों के घरों में झाड़ू पोछा का काम करती हूँ, तो वही मनोज कहता है कि मैं एक नौकरी की तलाश में बेंगलोर भी गया था, लेकिन बेंगलुरु के भीतर जब मुझे अच्छी काम नहीं मिला तो मैं मुंबई लौट गया। लेकिन मुंबई के भीतर भी मेरा कोई जानने पहचानने वाला नहीं था, जिसके कारण से मुझे यहाँ पर भी कोई काम बेहतर नहीं मिला। इसी दौरान जब लॉकडाउन लग गया, मेरे पास अब खर्च करने के लिए पैसे भी नहीं थे, इसीलिए जो है मैं घर लौट रहा हूँ। जब दोनों अपनी अपनी परेशानी एक दूसरे से शेयर करते हैं, कहीं ना कहीं दोनों की बातें एक दूसरे को गहरी दिल को लग जाती है। अब जिसके वजह से प्रतिमा और मनोज के बीच में गहरी दोस्ती हो जाती है। प्रतिमा कहती है जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा मैं फिर वापस मुंबई लौट जाऊंगी, क्योंकि मुंबई के भीतर ही मेरी बड़ी बहन भी रहा करती है। दोनों जब अपने घर पे लौटते हैं, फोन कॉल के जरिए अक्सर एक दूसरे से काफी बातचीत भी करते हैं, लेकिन वही लॉकडाउन का असर जो होता है करीब करीब 2 सालों तक रह जाता है देश में। करीब 2 साल बाद जब देश में लॉकडाउन पूरी तरह से खत्म होता है, साल 2020 के स्टार्टिंग महीने में ही प्रतिमा फिर से मुंबई लौट जाती है। इधर जैसे ही 2 साल का समय बीतता है, मनोज भी अपने काम के सिलसिले में बेंगलुरु शहर चला जाता है। अब प्रतिमा जब मुंबई शहर लौटती है, फिर से अपने काम पे जुट जाती है, लेकिन इधर मनोज जब बेंगलुरु के भीतर पहुंचता है उसको काम ही नहीं मिलता है। इसी सिलसिले में जब दोनों की एक दिन फोन कॉल के जरिए बातचीत होता है, प्रतिमा मनोज को बताती है कि तुम जो है मुंबई क्यों नहीं लौट जाते, मुंबई क्यों नहीं आते, यहाँ पर आओगे तो मैं तुम्हारे लिए कोई ना कोई काम ढूंढ ही दूंगी। अब जैसे इस तरह की बातें प्रतिमा बताती है मनोज को भी कहीं ना कहीं प्रतिमा की ये बातें बहुत अच्छी लगती है। और फिर जाकर के साल 2023 के अक्टूबर महीने के भीतर मुंबई शहर में मनोज आ जाता है। अब मुंबई में जैसे मनोज पहुंचता है, अब प्रतिमा अपने ही रूम के ऊपर लेकर के मनोज को आ जाती है और फिर दोनों जो है एक साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहना शुरू कर देते हैं। कुछ दिन का समय जैसे बीतता है, प्रतिमा मनोज को एक दुकान के ऊपर काम भी पकड़वा देती है। समय बहुत अच्छे तरीके से दोनों को गुजरने लगता है, लेकिन प्रतिमा और मनोज के बीच पति पत्नी के जैसे लिव इन रिलेशन में एक साथ रहने लगते हैं। लेकिन प्रतिमा मनोज के बारे में अपने बहन से भी बताती है, लेकिन अपनी बहन से एक बात झूठ कहती है कि मैंने मनोज से शादी कर रखा है। लेकिन आसपास के लोग जो होते हैं उनसे सच्चाई नहीं छिपती है। सबको ये बात पता होता है कि प्रतिमा ने मनोज से शादी ही नहीं किया है।
हालांकि एक ही रूम के भीतर जब दोनों रहते हैं, दोनों अपने अपनी नौकरी तो करते हैं, दोनों अलग अलग पैसे भी कमाते हैं, लेकिन मनोज जो कुछ भी पैसा कमाता है वो सारा पैसा अपने घर भेज दिया करता है और अपने खर्च के लिए कुछ पैसे प्रतिमा से मांगा करता था। शुरू शुरू में प्रतिमा मनोज को पैसा देती है, लेकिन कुछ ही दिन का समय जैसे बीतता है, प्रतिमा को ये बात विश्वास हो जाता है कि उसका समय मनोज के साथ बेहतर नहीं गुजर बसर हो सकता है। इसीलिए प्रतिमा अब मनोज को पैसा देना ही बंद कर देती है। इधर मनोज जो भी पैसा कमाया था वो अपने घर पे भेज देता है। प्रतिमा जब उसे पैसे नहीं देती है, अब मनोज का समय बहुत बुरी तरीके से बीतने लगता है। इन्हीं सारे पैसों को लेकर के मनोज और प्रतिमा के बीच में एक दिन काफी झगड़े तकरार होने लगते हैं। जब काफी लड़ाई झगड़े होने के बाद प्रतिमा मनोज को कहती है कि तुम मुझे कमा के पैसे तो नहीं देते, बदले में उल्टा पैसा मुझसे क्यों लेते हो? हम दोनों ने अब तक शादी भी नहीं किया है और मैं अब तुमसे शादी भी नहीं कर सकती। बहुत बेहतर है कि तुम यहाँ से निकल जाओ। लेकिन मनोज ना तो वहां से वापस आने के लिए तैयार होता है और ना ही प्रतिमा को छोड़ने के लिए तैयार होता है। उसको लत जो लग चुकी थी, अब प्रतिमा जब के साथ वो रहना चाहता, प्रतिमा के को छोड़ना नहीं चाहता, तो प्रतिमा क्या कहती है कि इस घर का किराया देना पड़ेगा अगर यहाँ तुम रहोगे, और तुम अपना खर्च तुम खुद ही उठाओगे अगर मेरे साथ रहोगे तो। दरअसल प्रतिमा मनोज का खाना पीना भी बंद कर देती है। उधर 18 नवंबर 2023 को जब हर रोज की तरह मनोज अपने ड्यूटी पे रेडियो के निकलता है, तो प्रतिमा से कुछ चंद पैसे मांगते हैं। प्रतिमा उसको पैसा भी नहीं देती है और बदले में उसको कुछ गालियां भी सुना देती है। अब गालियां जो सुनता है मनोज, उसके बाद वो काफी गुस्से में आ जाता है और बस इतनी छोटी सी बात को लेकर के दोनों के बीच में ऐसा झगड़ा होता है कि करीब करीब दोपहर का समय बीत जाता है झगड़ा होते होते। उसके बाद मनोज अपने रूम से बाहर निकल जाता है, जा करके इधर उधर घूमता टहलता, और शाम के समय जब रूम पे वापस लौटता है, प्रतिमा उसको कहती है कि शाम के समय जब तुम खाना वाना खाओगे तो क्या खाने के लिए कुछ तुम लेकर के आए हो क्या? अब मनोज कहता है कि मैं तुमसे पहले ही कह चुका हूँ कि मेरे पास पैसे नहीं है। प्रतिमा बोलती है कि जहाँ पर तुम काम करते हो वहां से एडवांस उठा लो। मनोज कहता है कि मैं ऑलरेडी वहां से एडवांस भी ले चुका हूं। इसी बात को लेकर के प्रतिमा और मनोज के बीच में फिर से जब लड़ाई झगड़ा होना शुरू होता है, प्रतिमा इस प्रकार से गुस्से में आ जाती है, कहती है अगर तुम इस घर को नहीं छोड़ोगे तो मैं ही घर छोड़ करके चली जा रही हूँ। अब प्रतिमा रूम के भीतर जाती है, एक सूटकेस लेकर के, एक बैग को लेकर के पटकते हुए निकलती है। अब जैसे वो घर से बाहर निकलती है, मनोज पीछे से उसका दुपट्टा पकड़ के खींच लेता है, जो उसके गले में कुछ ज्यादा जोर से झटका लग जाता है, जिससे प्रतिमा को ये इस बात की गलतफहमी होता है कि शायद मनोज उसको गला दबा करके मारने की प्रयास कर रहा है। इसी के ऊपर प्रतिमा और काफी गुस्से में आ जाती है, कहती है तुम मुझे जान से मारने की कोशिश करते हो। मनोज अपने लाख प्रयास करता है, सफाई देता है, कहता है मैं तुम्हें नहीं मारना चाहता, लेकिन प्रतिमा इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं होती। इसी बात पे मनोज आखिरकार अंत में इस प्रकार से गुस्से में आ जाता है कि प्रतिमा को कुछ थप्पड़ ही खींच देती है। अब जिसके कारण से प्रतिमा फर्श पे गिर जाती है। इससे पहले प्रतिमा उठ पाती फर्श से, मनोज गुस्से में ही प्रतिमा के गले को दबा देता है, जिसके कारण से प्रतिमा की वहीं पे मौत हो जाती है। तब तक रात के करीब करीब 9-10 बज चुका था। अब प्रतिमा जैसे इस दुनिया को अलविदा कह जाती है, उसके बाद जो है मनोज भी होश में आ जाता है। अब अपने सामने जब प्रतिमा की लाश को देखता है, अब उसको इस बात का डर सताने लगता है कि पुलिस उसको पकड़ लेगी और उसको जेल के भीतर जाना पड़ेगा। इसीलिए मनोज अपने आप को बचाने के लिए अब प्रतिमा के घर के भीतर रखा हुआ उसी का एक बैग उठा के लाता है, उसके भीतर कुछ कपड़े रख देता है और उसी बैग के भीतर प्रतिमा की लाश को किसी तरीके से मोड़ तोड़ करके उसको रख करके उसको बैग को पैक कर देता है। रात के करीब 11-12 आधी रात को सूटकेस के लेकर के बाहर निकलता है रूम से, एक ऑटो पकड़ लेता है। अब ऑटो वालों को कहता है कि मुझे रेलवे स्टेशन के ऊपर लेकर के चलो। दरअसल मनोज उस बैग को रेलवे स्टेशन के ऊपर फेंकना चाहता था, लेकिन रेलवे स्टेशन के ऊपर जब वो जाता है तो वहां देखता है कि वहां पर काफी सारे लोग इकट्ठा होते हैं। मनोज को ये मौका ही नहीं मिलता फेंकने का। वहां से फिर से ऑटो घुमा लेता है और ऑटो ड्राइवर भी इधर मनोज के ऊपर काफी प्रेशर बना लेता है, आपको जाना कहाँ है यार, जल्दी से हमको बताओ, तुम इधर उधर घुमा रहे हो। लेकिन मनोज एग्जैक्ट एड्रेस ही नहीं बता पाता है। लेकिन जैसे कुर्ला के मेट्रो स्टेशन के कंस्ट्रक्शन साइट के आसपास पहुंचता है, देखता है कि वहां पर काफी सुनसान जगह, वहीं पे जाकर के ऑटो वालों को कहता है कि मुझे उतार दो। अब ऑटो वाला मनोज को वहीं पे उतार देता है, वहां से वो चला जाता है। हालांकि रात के करीब करीब आधी रात से ज्यादा समय हो गई थी, उस साइड के ऊपर कोई मजदूर नहीं होता। अब सुनसान जगह देखने की वजह से बैरिकेड को धीरे से साइड कर देता है। मनोज उस सूटकेस को जो है वहीं पे छोड़ देता है
और वहां से सीधे फिर से अपने रूम पे लौट जाता है और आकर के काफी गहरी नींद में खर्राटा लेकर के सो जाता है। लेकिन अगली सुबह जब उठता है, वो जब घर से कमरे से बाहर निकलता है, आसपास के लोगों से कह देता है मेरी बहन की तबीयत खराब है, मैं घर वापस जा रहा हूँ। जैसे वो रेलवे स्टेशन के ऊपर जाता है, कुछ ही देर बाद वहां पर पुलिस पहुंच जाती है। सच में मनोज जब पूरी कहानी अपनी जुबानी पुलिस वालों को सुनाता है, तब पुलिस मनोज को कहती है कि जब तुमने उससे शादी किया ही नहीं था तो तुमने उसे छोड़ क्यों नहीं दिया, तुमने उसे मारा क्यों, तुमने उसे जान क्यों ली? आखिर वो पैसे नहीं दे रही थी, पैसे ना देने का उसकी भी कोई मजबूरी रही होगी। इसके ऊपर मनोज पुलिस वालों को बताता है नहीं साहब, पैसे उसके पास बहुत था, लेकिन वो पैसे मुझे नहीं दे रही थी। दरअसल मेरे रहते हुए उसके किसी और के साथ अफेयर चल रहा था और वो सारा पैसा अपने आशिक के ऊपर खर्च कर रही थी। अब पुलिस मनोज को कहती है कि क्या तुमने उसको देखा था जिससे प्रतिमा बातचीत करती थी? क्योंकि जब हम प्रतिमा का मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल से निकलवाया तो उससे ये पता चला कि प्रतिमा का किसी के साथ कोई अवैध संबंध नहीं था, कोई दूसरे तुम्हारे अलावा। तब फिलहाल जो है पुलिस ने मनोज को गिरफ्तार करके उसके ऊपर हत्या जैसे मामला में एफआईआर दर्ज करके उसको जेल के भीतर डाल दिया है। बाकी आप क्या सोचते हैं पूरी घटना के बारे में? अपनी राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।